बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज फिर से कौम से टेलीफोन पर बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि चूँकि हमारी मईशत को कामयाबी मिल रही है, टैक्स अच्छा इकट्ठा हो रहा है और ये PDM को हज़म नहीं हो रहा, इसलिए दोबारा से PDM इकट्ठी हो रही है और टफ टाइम देने के बारे में सोच रही है। इसके ऊपर तो मैं बात करूँगी, मगर PDM के मामले पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो आज गुफ्तगू की, उन्होंने भी अपनी बातों में शकूक शुबहात का इजहार किया और ये बताया है कि PDM की तमाम जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकालकर और ANP को निकालकर इन तमाम लोगों का, इन तमाम सियासी जमातों का विजन कुछ भी क्लियर नहीं है। इसकी क्या वजह है? और मौलाना फजलुर रहमान साहब चूंकि PDM के इस इत्तेहाद के सरबराह हैं, उनका लबो लहजा भी बहुत ज्यादा ढीला है, उसकी वजह क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। अब पानी का मसला है, उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ दिनों के अंदर इस मामले को हल कर लिया जाएगा, मगर सिंध और पंजाब के अंदर जो पानी का मसला है वो और भी संगीन हो गया है। वज़ीर ज़राअत सिंध की तरफ से इमरान खान साहब की हुकूमत पर जो इल्ज़ामात प्रेस टॉक के अंदर लगाए गए, उनके अंदर कितनी सच्चाई है, ये हम हारून साहब से जानेंगे। अफगानिस्तान के बारे में भी खास तौर पे हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे कि अमन की बात तो की जाती रही है और हो भी रही है कि अमन होना चाहिए, मगर तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें बहुत ज़्यादा शदीद हो रही हैं, मार्टर हमले भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी इन मामलात को लेकर एक दबाव है, उस दबाव को कैसे हल किया जाएगा और अफगानिस्तान के बारे में क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। दीगर और भी मामला है जिनके ऊपर हम वक्तन फवक्तन बात करेंगे। अब सबसे पहले तो ये सियासत के ऊपर तो हम बात करेंगे, PDM बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मगर पानी का मसला है, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, पानी का मसला इतना संगीन क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि इसको हल नहीं किया जा रहा? मसला तो बहुत सादा है, पानी है ही कम। जब पानी कम है तो जाहिर है हर एक के हिस्से में कम आएगा। 4 साल ये अल नीनो इफेक्ट है, 4 साल पानी ज़्यादा होता है, 4 साल पानी कम होता है। तो आबादी 3.25 करोड़ आबादी थी जो अब पाकिस्तान है, पहले तो मशरक़ी पाकिस्तान भी था, उसके तो खैर वहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा था, और अब 7 गुना आबादी बढ़ गई है, पानी तो वही है और ज़ेर काश्त रकबा बढ़ गया है और इसमें ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि झगड़ा जो है वो पंजाब और सिंध का नहीं है। अच्छा, ये पंजाब और सिंध का बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। ये शुमाली और जनूबी पंजाब सिंध का झगड़ा है। जो पहला हिस्सा है उसके जागीरदार जो हैं वो 2 काम करते हैं, दूसरे हिस्से में भी करते हैं लेकिन पहले हिस्से में ज़्यादा है। एक तो डाकुओं को पनाह देते हैं वडेरे, और एक पानी जो है वो अपने हक से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ से होकर गुजरता है, चोरी करते हैं पानी, बस सादा अल्फाज में ये है। उनमें से एक को तो अभी गिरफ्तार भी किया गया है, वो गिरफ्तार वैसे डाकुओं की सरपरस्ती पे किया गया है, उनको एक दफ़ा अवार्ड भी दिया गया था, पुलिस अफसरों की मौजूदगी में दिया गया था। अच्छा, तो अब पानी कम है और वाक़या ये है कि सिंध में पानी बहुत ज़्यादा है। आपको हैरत होगी कि जो फिगर्स वो देते हैं 30 से 40% पानी वो कहते हैं ज़ाया हो गया, 30 से 40% पानी हवा में उड़ जाता है। भाई वो तो ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगी और ये ज़्यादा बात ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। एक कबायली में वो है ना माहौल है, और कबायली माहौल में ये होता है, क़दामत परस्ती होती है। पानी तो अब दुनिया में उस तरह इस्तेमाल ही नहीं होता, मैं आगे चल के वजाहत करता हूँ जिस तरह पाकिस्तान में पूरे में हो रहा है। अच्छा, अब वो डाटा जो है अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि वो चेक किया गया है, सिंध के इंजीनियर भी पंजरत पहुंचे हैं और उन्होंने देखा रिकॉर्ड के मुताबिक है। अब वज़ीर ज़राअत ने पहले तो पानी के मामले को लेकर इख्तिलाफ भी होता है, फर्ज कीजिए आपका मौक़िफ़ दुरुस्त भी है, आज सिंध के वज़ीर ने जुल्म तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, आपने सुनी नहीं शायद, वो मैंने सुनी भी, बिल्कुल नहीं है। जुल्म अगर कहते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। और आज कहा कि सारा पानी हड़प कर गए, कमाल है जी, सारा पानी, कोई दरिया का सारा पानी हड़प कर सकता है। वाकया ये है कि मंगला डैम जिस पे कोई राइट नहीं है उनका, 30% कहते हैं जी पानी वेस्टेज हो रही। पंजाब में 6% क्यों वेस्टेज है? पानी कुछ हवा में वो तपिश से उड़ जाता है, बुखारात बन के कुछ ज़मीन में जज्ब हो जाता है नहरों में। पंजाब में नहरें पक्की की जा रही हैं, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर यह है कि मंगला डैम के पानी पे कोई यानी जो रिकॉर्ड है 91 का, उसकी भी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ।
मंगला डैम का पानी उनके हिस्से में नहीं है, उससे उन्हें पानी दिया गया है। अच्छा, पंजाब को 22% जो उसका हिस्सा है उससे कम पानी मिल रहा है, उनको 17% कम मिल रहा है। अच्छा, यानी होना तो ये चाहिए ना कि दोनों को 19% कम मिल रहा हो। लेकिन ये अच्छा किया, खैर वहाँ बुआई का मौसम है, बुआई का मौसम तो यहाँ भी है, खरीफ में ये प्रॉब्लम होता है। इस मसले का एक हल था जो 1991 में अकॉर्ड हुआ, उसमें तय हो गया था और ये मसला पैदा ही ना होता। हल ये था कि डैम बनाया जाए। अब उसमें शेख नंबर 14 में लिखा हुआ डैम बनाया जाएगा जी। और वो उस वक्त मीर अफजल थे, पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, सूबा सरहद कहा जाता था उस वक्त, और जाम सादक थे सिंध के वज़ीर आला। उन्होंने कहा जी कालाबाग डैम ना लिखें, इसमें मसला हो जाएगा, हम लोगों को हम बाहर कर लेंगे चूँकि पानी ज़्यादा मिलेगा। 20 लाख एकड़ पानी का मसला होता है तकरीबन, और कालाबाग डैम में पैदा होना था 60 लाख, जमा होना था 60 लाख एकड़ पानी। आपको हैरत होगी, $21 बिलियन उस पानी की कीमत शुमार की जाती है जिससे दरिया समंदर में डाल दिया जाता है। पानी होता ही 3 महीने है, जून जुलाई और अगस्त। बर्फ पिघलेगी तो पानी आएगा ग्लेशियर का, कुछ बारिशों का पानी होता है और कुछ ग्लेशियर का। इस दफ़ा मई में गर्मी कम पड़ी, दुनिया भर में मौसम बदल रहे हैं, सबको पता है। अब इसके बाद वो जाते ही मुकर गए और जाके करारदादें मंजूर करा दी। सिंध में तो मसला ये था कि एक नफसियाती प्रॉब्लम है उनका, सिंध के जागीरदारों का। अच्छा, कि जी दरिया सिंध के पानी पे हमारा हक है। भाई कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाले हिस्से का राइट ना हो। यानी जब हमने एग्रीमेंट किया 48 में, तो उन्होंने, इंडिया ने सारा पानी बंद कर दिया था, पैसे दे के हमने पानी लिया था। फिर अकॉर्ड हुआ, कराची उस वक्त कैपिटल था, नेहरू वहाँ आए और एग्रीमेंट पे साइन किए। उसका हल ये तजवीज़ किया गया कि रावी जो है, जिससे साहिवाल तक की ज़मीनें सैराब होती थी, और जो है दरिया ब्यास से क्या था जिससे ये अपना सतलुज, वो बहावलपुर का इलाका जो है वो सैराब होता था, वो तो उसमें इंडिया का हक तस्लीम कर लिया गया। अब क्या होगा, तय पाया कि जी डैम बनाए जाएंगे और उसके लिए वर्ल्ड बैंक का कर्जे देगा आसान शरात पे, जो दिए भी उसने। और बड़े बड़े मंगला डैम बना और अपना करबेला डैम बना। लेकिन वक्त गुजरने के साथ डैम की वो कम हो जाती, कैपेसिटी कम हो जाती है पानी ज़ख़ीरा करने की, इसलिए कि पीछे से मट्टी बह के आती है, पत्थर बह के आते हैं, तो नए डैम्स की ज़रूरत होती है। वो कालाबाग डैम बनना था, वो सिंध में तो उन्होंने फ़ौरन ही मुखालफत शुरू कर दी बगैर सोचे समझे। हालांकि पानी होता हो तो उन्हें भी मिलता ना, मगर ये और अपना पख्तूनख्वा में अब्दुल वली खान थे, सियासत के नहीं नज़र हुआ। ये तस्सुब फैला के जब उस सियासत उसूल पसंद नहीं होती तो सौदागरी होती है, फिर शोबदाबाजी होती है, फिर अवामी एहसासात का इस्तेहसाल किया जाता है, फिर मुबालगा किया जाता है, जैसे आज वज़ीर ज़राअत ने किया। सिंध के सारा दरिया ही हड़प कर गए, सारा पानी ले गए, वो सारा खुदा के बंदे सारा ले गए। 30% 40% पानी ज़ाया आप कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये है कि अरसा के कहते हैं फिगर्स ठीक नहीं है। भाई कैसे ठीक नहीं है, आपके लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने भी आज अजीबोगरीब बात कर दी कि मीटर ही ठीक नहीं। ओ भाई किसी जगह मीटर ख़राब भी होगा, आज उन्होंने दौरा किया तो वो तो ठीक निकला। अच्छा, नहरें आप पुख्ता नहीं कर रहे। अच्छा, कालाबाग डैम में 60 लाख एकड़ पानी। अब ANP उस वक्त बड़ा भारत नवाज करैक्टर रखती थी, भारतीयों ने मौका देखा, उस पर इन्वेस्ट किया। मुझे जनाब शमसुल मलक ने खुद बताया, सुनी सुनाई बात नहीं है, कि अब्दुल वली खान ने कहा कि अगर ये 100% भी ठीक हो तब भी हम इसकी मुखालफत करेंगे। आपको याद है उन्होंने किताब लिखी थी वली खान ने कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने बनाया है। पाकिस्तान 76.5% वोटरों ने नहीं बनाया था, वो अंग्रेज़ों बल्कि अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये ज़रा गौर फरमाइए। अच्छा, ये सियासी पेचीदगी है। अब वहाँ पे डिलीवर तो कुछ किया नहीं सिंध हुकूमत ने। जैसे हलीम शेख ने कहा कि बड़े डाकू छोटे डाकुओं को, शिकारपुर का नाम लेके उन्होंने कहा कि उनको प्रोटेक्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिलीवर आपने किया नहीं है। और अब आप इसको दरिया बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी महदूद होगी दही सिंध तक।
अब ये उनकी कोशिश है किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट दस्ते शफकत उन पर रखे और सराय की बेल्ट में उन्हें सीटें दिलवा दे। और भाई खैर ये तो एक अलग मौजू है ना, हर सियासी पार्टी ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट दस्ते शफकत रखे, और कहते जुबानी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अलग रहे। जो उसूली बात तो सही है, अलग ही होना चाहिए उसको सियासत से। अच्छा, डिलीवर आपने किया नहीं है। कालाबाग डैम से आज 60 लाख एकड़ पानी होता, 1 अरब यूनिट बिजली पैदा होती। अयूब खान के बाद डैम बने ही नहीं, यही झगड़े चलते रहे। इन्हीं सियासी झगड़ों की वजह से पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। जैसे स्टीरॉइड पे मरीज को ठीक कर लिया जाए, लेकिन उसका मदाफियाती निज़ाम तो तबाह हो जाता है ना। अच्छा, अब आप वो अपने वोटरों को आसूदा रखने के लिए तासुब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्ज कीजिए उनका मौक़िफ़ सही भी है, तो क्या ये पानी पीने के पानी से महरूम कर दिया गया है सिंध के हर शहरी को? हमारे भाई हैं, उनका हक है। और अगर उनका हक है, देखिए वैसे हारून साहब उनका ये दावा भी है कि इस वक्त पीने का पानी भी बहुत कम हो चुका है कराची के अंदर, सिंध के अंदर। सुप्रीम कोर्ट है, कराची को नहीं देते पानी का, कहते जी हम नहीं देंगे, अपने हिस्से में से नहीं देंगे। भैया आपका हिस्सा नहीं है, अपने हिस्से में से नहीं दे, आपका हिस्सा क्या मतलब है? कराची सिंध का हिस्सा है, कराची कैपिटल है सिंध का, कराची की आमदन से सिंध चलता है। 95% जो बजट है वो कराची प्रोवाइड करता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक रवश है। देखिए पंजाब ने अच्छा किया, वज़ीर आला ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, पंजाब हुकूमत ने, उन्होंने कहा जी आए मुआयना कर ले, अपने इंजीनियर ले आए, एक्सपर्ट ले आए, देख लें सही सूरत हाल। भाई पानी कम है, पानी ग्लेशियर पिघले ही नहीं है उतने, तो उसको बैठ के आराम से तय कर लें। देखिए एक तो पानी, जैसे देखिए ना इंडिया ने कुछ पानी तो उन्होंने डैम बनाए धड़ाधड़, हमने नहीं बनाए। 5 ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में जो वापडा ने 35-40 साल पहले आइडेंटिफाई की थी, जहाँ पानी जखीरा किया जा सकता है, जहाँ कुछ उगता ही नहीं है। ऐसे इलाके हैं। हम अपने वसाइल को ठीक इस्तेमाल करते नहीं हैं, और इसके बाद जो है वो अवामी जज्बात से खेलते हैं, शोबदाबाजी करते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक रवैया। लेकिन हारून साहब अफसोसनाक, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हलीम आदिल शेख ने ठीक कहा कि कौम को तकसीम कर रहे हैं इस बात पे, बजाय ये तो वो चीज़ें होती हैं कि फ़र्ज़ कीजिए किसी मामले में ज़्यादती भी हो रही हो, और ये ज़रूरी तो नहीं है कि उनका हर मौक़िफ़ गलत हो, तो बैठ जाएं, बैठ के बात कर लें। और अगर बिल्कुल आप समझते हैं बात से मसला हल नहीं होता, तो अपना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, फ़र्ज़ कीजिए, मीडिया में चले जाएं, लॉबिंग करें, कोई फोरम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करेगी फैसला दुरुस्त? और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, इतनी तहकीर आमेज और तौहीन आमेज ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ख्याल असर नहीं होगा। आपने क्यों, किस तरह उन्होंने पंजाब को खो दिया है, और पख्तूनख्वा को खो दिया है, और आज़ाद कश्मीर को खो दिया है, और बलूचिस्तान को खो दिया। कभी इन सब इलाकों में वो जीता करते थे। पंजाब तो गढ़ था, आपको पता है 1970 में मेजॉरिटी नहीं मिली थी भुट्टो साहब को सिंध से, आउट ऑफ 60 28 सीट मिली थी। पंजाब में क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। जब आप इस तरह की तंग नजरी की, तासुब की सियासत करेंगे, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सही, ठीक है, ठीक। आपने कहा कि तहकीर आमेज गुफ्तगू की। हारून साहब ये मामला यहीं पे नहीं रुका, आपने अपनी गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर का भी जिक्र किया। राजा फारूक हैदर साहब की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी गुफ्तगू भी सुनी होगी हारून साहब, कि वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं वो इमरान खान साहब को लेकर। नहीं, राजा फारूक हैदर साहब ने तो मतलब उनके, आप इत्तफाक करें या इत्तफाक न करें, उनसे इत्तफाक तो नहीं है उनकी बहुत सी बातों से, उन्होंने तौहीन आमेज़ और तहकीर आमेज़ गुफ्तगू नहीं कि वो गुस्से में थे, उसके लिए सही लफ्ज़ होगा कि सटपटाए हुए थे। और आपने देखा कि बड़े सेहतमंद और चाकोचौबंद और ताज़ा दम नज़र आते थे। आज उनके चेहरे पे बड़ी मुर्दनी छाई हुई थी, और कुछ ऐसा बुजुर्गी का इजहार भी हो रहा था। और वजह उसकी साफ जाहिर है, वजह उसकी ये है कि मौसमी परिंदे हैं हर कहीं, आज़ाद कश्मीर में ज़रा ज़्यादा हैं बाकी जगहों से। मौसमी परिंदे हैं, वो परवाज़ करने वाले हैं, एक आध तो शामिल हो भी गया,
और कुछ मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए मैं लेना नहीं चाहता, ठीक, वो अपना शामिल हो जाएंगे, ये उन्हें नज़र आ रहा है। आज़ाद कश्मीर की तारीख देखें, देखिए बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमेशा मरकज़ में जो पार्टी होती है उसकी तरफ जाते हैं। ये एक रुझान है, वो समझते हैं तरक्याती फंड ज़्यादा मिलेंगे, वो समझते हैं कोई असर व रसूख होगा। वो एक ही पार्टी का आदमी है, आप यानी 20 आदमी के नाम में गिनवा सकता हूँ। वही आदमी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, वही नून लीग, खुद राजा साहब जो है वो नून लीग में तो नहीं थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, वही पीपल्स पार्टी में था वही आदमी, और वही आदमी जो है मुस्लिम लीग में फिर शामिल हो गया है। पार्टियाँ बदलते रहते हैं। अब उनकी कैच खुर्शीद की जो कायद आज़म के साथ काम करते रहे, उनकी पार्टी थी, वो डाइल्यूट हो गई, पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गई। ये सिलसिला मुस्तकिल तौर पे वहाँ जारी रहता है। जैसे साइबेरिया से परिंदे आते हैं हर साल, इसी तरह हर इलेक्शन में बहुत से लोग अपनी वफादारी बदलते हैं। वो पंजाब में भी होता है, सिंध में भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना आज़ाद कश्मीर। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ जी। 19 से नहीं, हर जगह मुख्तलिफ है उसका, यानी सतह मुख्तलिफ है। मसलन 1990 में, 1988 में हुकूमत बनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और इलेक्शन हुए और मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म बन गए, और कुछ अर्से के बाद फ़ौरन नहीं, 88 में तो नहीं हुए थे, 9 महीने वज़ीर आज़म रहे वो सिर्फ, क्योंकि बेनज़ीर की हुकूमत बरतरफ कर दी ग़ुलाम इसहाक़ खान ने और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। तो उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन गई, वो एल.आई थे। बाद में तो नून लीग अलग पार्टी बन गई ना, जब सरदार अतीक ने संभाला, वो उसके अवामिल थे। अच्छा, उसके बाद जो है फिर वो इक़्तिदार में आ गई मोहतरमा, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। सही। अच्छा, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, फिर अपना नून लीग की हुकूमत बन गई, फिर अपना जनरल मुशर्रफ के दौर में भी अपना जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, नून लीग नहीं, सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। सरदार सिकंदर हयात उस वक्त वज़ीर आज़म बने, जो अब दोबारा फिर वो छोड़ गए थे, दोबारा फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। तो वो इस वजह से इस बात पे वो बहुत सख्त नाराज़ हुए। इक़्तिदार जब जाता नज़र आता है तो आदमी इसी तरह सटपटाता है। हालांकि वो नून लीग में कोई शिकस्त रेख्त हुई नहीं है, यानी अंदेशा है, और अंदेशे पे इतने परेशान हो गए। ये कोई एक जहांदीदा सियासतदान है, मगर मिजाज ऐसा ही पाया है। किसी से मैंने पूछा, हमारे दोस्त हैं पुराने, मैंने किसी से पूछा, वो भी उनके दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ अपने राजा साहब को, आज क्या हो गया, आज तो बहुत छटपटाए हुए थे। तो कहने लगे इन्हें जिन पड़ता है कभी कभी। ये बात सही है, अचानक कभी इतने गुस्से में आ जाते हैं। एक दफ़ा चीफ जस्टिस से लड़े, उसमें तो खैर मैंने भी उनकी कुछ मदद की, इसलिए कि चीफ जस्टिस जो है वो हक पे नहीं थे, इनका मौक़िफ़ सही था, लेकिन किसी से भी लड़ पड़ते हैं सही, और किसी से भी कुछ कह देते थे गुस्से में। एक दिन मुझे भी फ़ोन किया था 2 महीने पहले, ओ भाई आप इमरान खान की इतनी क्यों हमायत कर रहे हैं। मुझे कहा, मैंने कहा राजा साहब अखबार पढ़ा करें, टीवी देखा करें, ताकि आपकी मालूमाती सेहत ठीक रहे। आपको पता होगा जो बात आप कह रहे हैं ऐसा है ही नहीं। उन्होंने फिर कहा क्यों आप उसकी हमायत कर रहे हैं। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे ऐसा है ही नहीं, वाकई ही नहीं है। मैं तो इशू टू इशू ओपिनियन देता हूँ, मेरी राय गलत हो सकती है, मगर ये कभी नहीं होता कि मैं प्रोग्राम में किसी एक शख्स की हमायत, मैंने कभी की थी उनकी हमायत, मगर इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि वो मुझसे सख्त नाराज़ हैं, नाला हैं, और उनके लोग मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी मुहिम्मात चलाते हैं जिस बात ने आपको पता ही नहीं है इस बात का। तो वो बस मिजाज उनका ऐसा है। बात यह है कि इलेक्शन में, अच्छा एक वो इस बात पे ना खुश हुए, एक ब्रेक 2 महीने कहा गया से वापस आके हारून साहब, फिर यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लूंगी। एक मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे हारून साहब यहीं से आगे बढ़ेंगे। मगर हारून साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अंदेशों की बिना पर ही ऐसा है कि राजा फारूक हैदर साहब ने इमरान खान साहब पे ये भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हारून साहब, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और राजा फारूक हैदर साहब से मुताल्लिक़ बात कर रहे थे, तो क्या ये भी उनका अंदेशा है जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहते हैं और हम लिहाज नहीं करेंगे? नहीं, लिहाज कौन किसी का करता है, वो बिल्कुल ना करें। और टूट फुट हो नहीं रही है वहाँ इतनी जितने वो परेशान हो गए। अच्छा, असल में बात ये अंदेशा है उन्हें, क्योंकि सियासत में तासुर की यानी परसेप्शन की अहमियत हकीकत से भी ज़्यादा होती है। और रुझान, जैसे मैंने आपको पूरी तफसील से बता दिया किस इलेक्शन में क्या हुआ, रुझान ये होता है कि फ़लाँ पार्टी जीतने वाली है और पार्टी हमेशा जो मरकज़ की हामी होती है वही जीतती है। तो दो सीटें मिली थी पिछली दफ़ा, वो भी महाजरीन की सीटों में से पीटीआई को। तो इस दफ़ा ज़ाहिर है कि मरकज़ में वो बरसर इक़्तिदार हैं, तो लोग उनसे आ मिलेंगे। मसलन ये तनवीर इलियास साहब जो हैं, वो जो बहुत खरबपति आदमी, यारबपति तो कम से कम है ही जी। तो वो मसलन ये है कि बहुत सरगर्म थे पिछले दिनों वज़ीर आज़म बनने के लिए। और बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम भी मुझे मालूम है, मैं लेने नहीं चाहता इसलिए कि बाद औक़ात लोग मोतरज़ होते हैं कि मैंने तो भी फैसला किया नहीं, या मुमकिन है कि वो फैसला बदल दे अपना। देखिए, नून लीग को ये पहली दफ़ा ये एज हासिल है, बावजूद इसके कि मरकज़ में जो हुकूमत दूसरी है, कि वस्ती पंजाब में नून लीग की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। सही। और वहीं ज़्यादा सीटें हैं, 33 सीटें तो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, और 33 सीटें जो हैं यानी आज़ाद कश्मीर की, और 12 सीटें हैं महाजरीन की, जिसमें 9 पंजाब में हैं। और पंजाब में जो 9 सीटें हैं वो ज़्यादातर वस्ती पंजाब में हैं, यानी लाहौर में कश्मीरी आबाद हैं बहुत, जो हिजरत करके आए 48 में, 47 में, 48 में, 49 में, और ये सिलसिला जारी रहा। जम्मू में तो आपको पता कत्लेआम हुआ था, वहाँ से भी मुसलमान हिजरत करके आए थे। तो ये बस्ती पंजाब में अगर वो यानी चौकस रहें और इलेक्शन लड़ें, जिसका हुनर वो जानते हैं, पीटीआई से तो ज़्यादा जानते हैं, तो वहाँ से कुछ सीटें वो ले सकते हैं और अपने लोगों को होल्ड करें, उन्हें ना जाने दें। अगर उन्हें काबू में रखें, यानी फरियाद करने के बजाय, और वैसे बहुत दिनों से वो यही कर रहे थे, कवरेज उन्हें अब मिली है अब जब यहाँ आए हैं जी। तो दूसरा ये है कि उनका बड़ा इमेज था, बड़े दयानतदार आदमी का, और हम उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उस ज़माने में, जब वो मियाँ नवाज शरीफ तजब्जुब का शिकार थे, तो जिन अखबार नवीसों ने ये पॉइंट आउट किया कि फ़ारूक हैदर ही फितरी तौर पर इस पार्टी के लीडर हैं। उस वक्त ये पार्टी बनाई गई ना पिछली दफ़ा, तो 2 इलेक्शन यानी इसलिए लड़े, तो बहुत ही अच्छा इमेज था, नौजवानों में बड़े पॉपुलर थे, उनकी दयानतदारी का बड़ा चर्चा था। अब उन्होंने 1-2 गलतियां की हैं। एक तो ये की उन्होंने कि वोट लेने के लिए ग्रेड 1 से 14 तक के मुलाजमीन को, चाहे 1 हफ्ते की किसी की मुलाजमत थी, तो वो मुलाजमत उसकी मुस्तकिल कर दी। भाई सिस्टम है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो उसकी आपने परवाह ही नहीं की, उस पर रद्द-ए-अमल है। 65% आबादी में तनासब है नौजवानों का, और 14% बेरोज़गारी है। अच्छा, फिर ये है कि 20% कश्मीरी जो हैं वो समंदर पार बसते हैं, और यानी बरतानिया में हैं ज़्यादातर, फ्रांस में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, मिडल ईस्ट में भी हैं, ज़्यादातर बरतानिया में। वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इलेक्शन पे। और अब आपको ये पता है कि समंदर पार पाकिस्तानी पीटीआई के साथ है, ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ देम। यहाँ जो कुछ होता रहे, यहाँ जो महंगाई है, जो भी खराबी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उन पर तो नहीं असरअंदाज होते ना। सही। और वो तो इमरान खान को कौमी इफ्तिखार की अलामत समझते हैं। इमरान खान का ज़ाती इमेज तो अच्छा है, और दूसरी बाहर की दुनिया में और भी अच्छा है कि वो कौमी इफ्तिखार की अलामत। उसने वर्ल्ड कप जीता था, उसने शौकत खान बनाया था, तो एक 30 साल की उसकी स्ट्रगल है। पार्टी की तो, पार्टी में तो 22-23 साल की है, लेकिन उससे पहले क्रिकेट की है, शौकत खानम की है, तो वो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अब वो, अब ज़ाहिर है पैसे तो वो भेजते हैं ख़ानदानों को, ठीक, तो इलेक्शन पर भी असरअंदाज होते हैं। उसकी वजह से भी हमारे
यानी राजा साहब परेशान हैं थोड़े से। हालांकि अगर वो परेशान, जनाब अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था मुसीबत में घबराहट एक दूसरी मुसीबत है। बिल्कुल, अगर घबराहट का मुजाहरा न करें, डट के इलेक्शन लड़ें, तो कोई ऐसी कोई क़यामत नहीं आ गई है बड़ा अच्छा मुकाबला करने की पोजीशन में। वरना स्ट्रांग अपोजिशन तो मैं तो होंगे ही, और अपोजिशन लीडर के भी बड़ी मराहत और बड़े हुकूक होते हैं और बड़ी हैसियत होती है, और नेशनल एजेंडे पे वो असरअंदाज हो सकता है। बस राजा साहब जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये उनका मिजाज है। उनकी ट्रेनिंग भी ऐसे ही माहौल में हुई है, ठीक है। आपने उनके जो लीडर थे माजी के, अब मैं नाम लिए बगैर अब इस दुनिया में नहीं है, उनका भी मिजाज यही था। ठीक है, ठीक। पीडीएम वालों ने भी हारून साहब भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में अब आ गए हैं वो लोग भी, लेकिन इस इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इतने ढीले क्यों हैं? मैदान में आ गए हारून साहब, पार्लियामेंट में आएंगे, सड़कों पर आएंगे इमरान खान साहब को टफ टाइम देने के लिए। कोई नहीं, मैदान है ही नहीं, तो आ कहाँ गए? बात सुने, दो एक खबरें आपको बता दूं। जी जी। एक तो वो पानी के इशू में एक दो चीज़ें रह गई। देखिए, बाज़ जगहों पे इतनी पानी की कमी है पंजाब में, जो लिंक कैनाल है तौसा की, उसमें 60% पानी कम है। और ये एक कोई कौमी अदारा ऐसा होना चाहिए, गैर मुतनाज़ा या कोई कमेटी होनी चाहिए जो जायज़ा ले और इस पर क्लैरिटी पैदा करे। वरना ये जो तलखी घोल रही है पीपल्स पार्टी की क़यादत, इससे बहुत ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी, और पहले ही माहौल अच्छा नहीं है। दूसरा, मैं आपको दो बड़ी अहम खबरें देना चाहता हूँ, बल्कि 3 खबरें हैं। जी जी। एक खबर ये है कि कुवैत ने 10 साल से जो वीज़े बंद थे, कारोबारी वीज़े बंद थे, लेबर के बंद थे, वो खोल दिए पाकिस्तान। ज़बरदस्त। और हज़ारों आदमियों को वहाँ मुलाजमत मिली, और कुवैत की मुलाजमत मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की अमारात से बेहतर मुलाजमत है। आईटी की फील्ड में उन्हें ज़रूरत है, अब तो स्किल्ड लेबर ही चाहिए, दूसरी लेबर भी चाहिए होगी। एक तो ये बड़ा वाक़या हुआ है। दूसरा, कुवैत ही से खबर है, अभी थोड़ी देर पहले आई है कि कुवैत की पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया है, अच्छा, कि जो शख्स इसराइल को तस्लीम करने की हमायत भी करेगा, सिर्फ हमायत हुई, उसको 3 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। इस माहौल में जबकि लोग गिरते चले जा रहे हैं ज़वाल के इस मौसम में, वो ईरानी शायर ने कहा था कि एक सहरा है जिसमें कुछ भी नहीं उगता, और जिसमें मौत और हवा के सिवा कोई चीज़ हरकत नहीं करती। ज़वाल के इस मौसम में ये बड़ी खबर है। तो उन्होंने तहैया कर लिया कि जो कुछ भी हो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, इसका नाम भी लेने की किसी को इजाज़त, और ऐसी जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया जिसका किसी मुस्लिम मुल्क ने किया। यानी तुर्की ने बहुत डट के फ़लस्तीनियों की हमायत की, पाकिस्तान ने बहुत डट के हमायत की, और महातिर मोहम्मद ने ज़ाती सतह पे की, लेकिन जो काम कुवैत ने किया वो कोई ना कर सका। अच्छा, दूसरा, अफ़गानिस्तान से खबर आई है अभी कुछ देर पहले कि हिकमत यार का एक इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई थी तालिबान से, और से फरीकी गुफ्तगू हुई थी, ज़ाहिर खामोशी से हुई थी, अशरी से और तालिबान से। और ये से फरीकी मुज़ाकरात में, यानी हिकमत यार की पार्टी अपना हिज़्ब इस्लामी और अशरफ गनी की इंतज़ामिया, ज़ाहिर है उसमें अब्दुल्ला भी शामिल थे होंगे, और तालिबान के दरमियान फार्मूला तय आ गया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, उन्होंने कहा कि अशरफ गनी साहब, सदर साहब, अपने हामियों की सपोर्ट हासिल नहीं कर सके। अब आप जो बात करना चाहें वो ठीक है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें दे दी हारून साहब। चले अफगानिस्तान के बारे में जो बात करेंगे तो कुछ यहाँ से भी डिस्कस करेंगे, मगर अभी मैं जो बात करना चाह रही थी हारून साहब वो पीडीएम से मुताल्लिक थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, एक तो चलिए मान लेते हैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है कि पार्लियामेंट के अंदर ही खड़े होकर हमें अपनी इस जंग को लड़ना होगा इमरान खान साहब के खिलाफ। पार्लियामेंट तो जा रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि पीडीएम का विजन ही क्लियर नहीं है, पार्लियामेंट ये लोग क्या करने जा रहे हैं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो आपने निकाला है और जो आप तलबी किया ये बिल्कुल गलत किया है। अब इसमें यानी अगर तो हिकमत के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो उन्हें इन्हें कबूल ही कर लेना चाहिए, लेकिन एतराज़ तो उनका दुरुस्त है। यानी उन्होंने
पीपल्स पार्टी ने समझौता तो कर लिया ना, और समझौता किस लिए किया? अपने यानी जरदारी साहब के खिलाफ जो मुकदमात थे जिसमें उनके बचने का कोई चांस ही नहीं था, और सिर्फ जरदारी साहब पे तनहा थोड़ी थे, ख़ानदान पे सारे पे थे, और बहुत है, यानी खरबों रुपए अरबों रुपए जो हैं वो जाली अकाउंट्स में हैं। और उस पर जरदारी साहब ये फरमाते थे कि इंटरव्यू में खुद फरमाया कि मेरा क्या कसूर है, अगर मैंने किसी का अकाउंट इस्तेमाल किया तो कानूनी तौर पे मैंने क्या गलत किया, वो साबित करे, जिसके अकाउंट में थे वो साबित करे। यानी क्या वो फारसी की ज़रबुल मसला है कि बकफ चराग दारत चे दलावरस जुज़दे बकफ चराग दारत, मैं इसका तर्जुमा नहीं करना चाहता। अच्छा खैर, कि अब वो वाक़या तो यही है, लेकिन ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैंने आपसे हमेशा कहा कि मौलाना फजलुर रहमान समेत सब लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में। उस वक्त लोग मानते नहीं थे कि ये क्या बात कर रहा है, तो बाद में साबित हुआ ना, शहबाज शरीफ साहब कैसे मैदान में निकले और एलानिया कह रहे हैं कि मफाहमत होनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी ने तो कर ही ली। और मौलाना फजलुर रहमान के भी राब्ते हैं, जो शख्स जो लोग हकीकत हाल से वाकिफ है उन्हें मालूम है, राब्ते हैं उनके। इस कदर लबो लहजा ढीला क्यों है मौलाना साहब? मैंने आपसे कल कहा था कि दरमियानी रास्ता उन्होंने, मौलाना साहब डिप्रेशन का शिकार हैं। कैसा डिप्रेशन? ढीला का क्या मतलब है? आपको नजर नहीं आता कितना ऐसा लगता है उनकी उम्र में 10 साल का इजाफा हो गया। जो अलायंस उन्होंने बनाया था, जो उम्मीदें उससे वाबस्ता की थी, जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया, सूरत हाल तो देखें ना। वो एक कहाँ ये कि वो इलेक्शन ही हार गए थे, कहाँ वो नेशनल लीडर बन के उभरे, मरकजी स्टेज पे आ गए, शायद सुर्खियाँ उनकी लगने लगी, और मतलब तमाम पार्टियाँ उनकी तरफ रुजू करती थी। और कहाँ ये सूरत हाल है कि PDM बिखर रही है। आप फरमा रही हैं कि वो मैदान में निकला, मैदान में वो कौन से निकला है? यानी इक़्तिसादी हालत बेहतर होने लगी है, ये ठीक है। जो करने के काम थे वो खान साहब नहीं कर सके, ना पुलिस में इस्लाहात की, ना अदालती इस्लाहात की, और महंगाई के बारे में खुद कहते हैं कि मेरी नींद इससे ख़राब होती है। ये नहीं कहा उन्होंने मैं सो नहीं सकता, उन्होंने कहा अगर मेरी नींद ख़राब होती है तो इससे होती है। ये तो कर नहीं सके जो करने के काम थे। लेकिन वाक़या ये है कि वो जमूद तो टूट गया, यानी तजारती खसारा ख़त्म हो गया, कम नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। लोन इस साल सबसे कम लिए हैं, और अगले साल तवक्को ये है कि शहर तरक्की 4.5% पे चली जाएगी। और अपोजिशन अगर इसी तरह डिवाइडेड रही तो अब तो वो सपना देखते हैं कि अगले इलेक्शन भी मैं जीतूंगा। और जो उनकी कोशिश ये थी अपना शहबाज शरीफ साहब के मामला ही हो जाए और उसके नतीजे में मेरी हुकूमत बन जाए, मैं वज़ीर, वो तो ये ख्वाब देख रहे थे ना, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, बेटा मेरा वज़ीर आला बन जाए। अब चाबी तो पड़ी हुई है बड़े भाई की जेब में, अब वो चाबी निकाले ताला खोले तो तब है ना। सही। तो जाहिर है ये सब लोग जो हैं ये परेशानी का शिकार हैं। उसमें सबसे बड़ा लतीफ़ा जो है उस पर तो आपने गौर ही नहीं फरमाया। यानी उन्होंने कह दिया IMF का बनाया हुआ बजट है, शहबाज शरीफ साहब ने जी, उन्होंने भी कह दिया, बिलावल साहब ने भी, अवाम दुश्मन बजट है। वो खुदा के बंदो, बजट तो आया ही नहीं है क्या चीज अवाम दुश्मन है? सही है, सही है। और यानी जब वो बजट आ जाए तो हो सकता है उसमें बेशुमार नकायस हो। यानी इमरान खान की टीम से आप कितनी एक तवक्को रखते? लेकिन हारून साहब वजीर खजाना अब एक होशमंद आदमी है, हाँ। एडवाइजर भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन ये वही हुकूमत है ना जिसने 3-4 वजीर खजाना बदल दिए, अभी फाइनेंस सेक्रेटरी बदल दिया जी। तो ये हो सकता है उसमें बहुत सी, वो तो बजट आएगा तो देखेंगे। पहले से आपको कैसे इत्तला हो गई कि ये अवाम दुश्मन है IMF का? IMF पीपल्स पार्टी की और नून लीग की कौन सी हुकूमत आई है जिसने IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं किया? वैसे ये भी बात है कि ऑपोजिशन का काम है हुकूमत के ऊपर तनकीद करना। IMF से बात की थी। हाँ, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है हारून साहब, ब्रेक ले लेने दीजिए। जायजा तो लेना पड़ता है ना, बाज़ औक़ात उनकी तनकीद सही होती है, तनकीद का जायजा लेना पड़ता है। दूसरा ये किया था 50% बिजली महंगी कर दी थी, और आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी के दौर में अफरात ज़र की यानी महंगाई की शरह जो है वो ज़्यादा थी इससे। और पीपल्स पार्टी के किसी दौर में, भुट्टो के ज़माने में, कायद अवाम फ़ख्र एशिया जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में, बेनज़ीर के ज़माने में, जरदारी साहब 2% से ज़्यादा शरह तरक्की नहीं रही कभी।
अलबत्ता यह है कि नून लीग के ज़माने में थी, मगर किस तरह मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत कम रखते थे और कर्जे पे कर्जा चढ़ाए जाते थे। चलिए ठीक है अरुण साहब, मईशत के बारे में मैं ब्रेक से वापस आके आपके साथ तफसील से बात कर लूंगी। मतलब ये उस्मान बुज़दार जैसा वज़ीर आला तो नहीं बनाते थे वो, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ब्रेक ले लेते हैं जी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मईशत से मुताल्लिक गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि FBI की तरफ से रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, इसके ऊपर बात करूंगी। भारत के आर्मी चीफ और अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मैशत के ऊपर हारून साहब आप बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा है कि FBR की तरफ से रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की गई है, बढ़ते हुए कर्जों का बोझ कम हो जाएगा। क्या GDP की तरह हम ये भी समझ लें कि इसमें भी बिल्कुल सच्चाई है, वाकई टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुई होगी? नहीं, वो तो डॉलर की कीमत कम हो गई है ना। इकानमी जो 315 बिलियन डॉलर की थी 263 बिलियन पे चली गई थी, अब फिर 293 हो गई है। वो कल मैंने आपसे अर्ज़ किया था, लेकिन कोई ख़ास बहुत उतना इजाफा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हुक्मरानों का यही तरीका होता है। इमरान खान साहब ही वाहिद सेल्समैन है अपनी हुकूमत के, वरना तो हाल ये है कि कई दिन से खबरें छप रही हैं। आज वज़ीर आज़म तक ने खुद भी कहा कि सिर्फ 2 डिवीज़नों में हेल्थ कार्ड जारी किए। ये बात तो सही नहीं है, ज़्यादा जगह पे दिए गए हैं, यानी दूसरी जगहों पे पूरे डिवीज़न को नहीं दिए गए। 10 तो अभी चुगताई लेबॉर्ट्रीज़ के डॉक्टर चुगताई का फ़ोन आया कि 10 ऑपरेशन तो हम कर चुके हैं सेहत कार्ड पे, और जो आदमी सेहत कार्ड लेके हमारे हॉस्पिटल में आ जाता है, हम बग़ैर कोई सवाल पूछे उसका ऑपरेशन कर देते हैं, उसकी एंजियोग्राफी कर देते हैं या बाईपास कर देते हैं। तो वो कुछ बातें उनकी सही हैं, कुछ बातें जो हैं उसमें ज़रा कदर मुबालगा है। उतना इजाफा नहीं हुआ, FBR की तश्कील नौ वो नहीं कर सके। एक बात बड़ी अहम मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो तौसा का बार बार हमने कहा है, हैरत है कि वज़ीर आज़म साहब उसका कोई नोटिस नहीं ले रहे। भाई वहाँ ज़री ग्रेजुएट्स को ज़मीनें दी गई, मीर बादशाह कैसरानी जो हैं, जो रिश्तेदार हैं वज़ीर आला पंजाब के, वो कब्ज़ा लेने नहीं दे रहे, और इंतज़ामिया वहाँ की लोकल भी मुलव्वस है, और बुज़दार साहब के रिश्तेदारों पर भी इल्ज़ाम है कि वो नहीं दे रहे। वो जिन लोगों को कब्जा लेने का अहकामात मिले वो भी गए, उन्हें दाखिल होने नहीं दिया गया, मारा पीटा भी गया है लोगों को। अब वो सिटीजन पोर्टल पे जो शिकायत हैं, आमतौर पे तो ये रिपोर्ट थी कि उनका नोटिस लिया जाता है, लेकिन वो हर दफ़ा उन्हें ये जवाब मिलता है कि ये शिकायत तो आपने पहले भी भेजी थी। ओ भाई, आप उसमें अमल तो नहीं करा सके ना। और ये इससे बहुत तासुर ख़राब हो रहा है, इतना ख़राब हो रहा है, वहाँ लोकल MN भी खिलाफ हो गया है, अपना नाराज़ है, और बुज़दार साहब की भी पोजीशन ख़राब हो रही है, इनके रिश्तेदार भी ख़राबी कर रहे हैं। एक मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सरकारी अफसरों के तकर्रर में अखबारात में रिपोर्टें छप रही हैं, हमें भी बहुत से लोग टेलीफोन कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, रिश्वत लेकर तकर्रर हो रहा है मुहद्दों पे। ये बात चीफ सेक्रेटरी के इल्म में है। वज़ीर आज़म साहब को पूछेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब से कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। ये बार बार शिकायत, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे अजला के नाम मालूम है, अफसरों के नाम मालूम है, मुझे उन लोगों के नाम मालूम है जो पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं। ये देखिए, इसकी तहकीक कराएं। ये कल ये फंदा बनेगा बहुत से लोगों के गले में, और ये नैब इस पर क्या कर रही है, और अपना जो एहतसाब के सरकर्दा ये शख्सियात हैं जो बड़े धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और बड़ा शोर मचाते हैं अपोजिशन के मामले में, इसका क्यों नहीं नोटिस ले रहे। यानी 3 डिप्टी कमिश्नरों के बारे में ये कहा गया है, मुझे जिम्मेदार लोगों ने कहा पैसे दे के डिप्टी कमिश्नर लगे। अब आप मुझे बताइए कि पैसे दे के अगर कोई डिप्टी कमिश्नर लगेगा, उसकी पटवारी से ज्यादा हैसियत क्या होगी, क्या लॉ एंड ऑर्डर कायम करेगा। चुनांचे ये गंदम के मामले में हुआ है कि गंदम की बाज़ जगहों पे पैसे लिए गए और डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तर तक पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए कि तमाशा है कोई। भाई, शहबाज शरीफ के ज़माने में जो कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं थी, जो कोई मिसाली गवर्नेंस नहीं थी, और रिपोर्टें मांगी जाती थी इंटेलिजेंस एजेंसियों से, वो कमेटियां बनती थी,
और अब इस तरह तबादले हो रहे हैं जैसे रेवड़ियाँ बट रही हो, ये कोई मजाक है? सही, ठीक है हारून साहब, यानी कि नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, देखने के बावजूद भी आंखें जानबूझ के इस मामले के ऊपर लेकर बंद की हुई है, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हो या फिर उस्मान बुज़दार साहब हो। नहीं, वो मरकज से कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछे ना वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या हो रहा है। सही है, सवाल जवाब का सेशन होना चाहिए। हारून साहब, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर एक सेशन तो पार्लियामेंट के अंदर पीडीएम ने डिमांड किया हुआ, अपोजिशन जमातों ने डिमांड किया, मगर अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर का इस्तेहकाम भी और अमन भी अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, मगर अफगानिस्तान के अंदर ऐसा महसूस होता है कि कोई भी फरीक सुलह नहीं चाहता, जंगबंदी नहीं चाहता, अमन नहीं चाहता, तालिबान हो या फिर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज हो, झड़पें तो जारी हैं वहाँ पर। देखिए, गुजारे ये है, हाँ बहुत बुरी तरह बमबारी हो रही है और तालिबान का बहुत नुकसान हो रहा है। तालिबान भी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे, मैंने अभी आपको बताया एक वदियार का इंटरव्यू छपा, अशरफ गनी भी नहीं कर रहा है। तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने जो तजवीज़ पेश किया वो बेहतरीन है। जी जी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, उसमें डिबेट की जाए, इसलिए कि हमारे मुस्तकबिल के उस पर बहुत गहरे असरात होने वाले हैं। जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो खाना जंगी की तरफ जा रही है। अगर इस मरहले पे जो चीज़ें तय पाई थी, पहले तो अमरीकियों ने उससे नाराफ़ किया जी और उससे ख़राबी पैदा हुई। अगर इस मरहले पे ये फैसला नहीं होता, फिर वही सिचुएशन होगी जो रूसियों की वापसी के बाद हुई थी, बड़ी खौफनाक खाना जंगी होगी। हमारे उसमें 60-70 हज़ार, और वो जो अफगान तालिबान पे के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग अगर खुदा न खास्ता उठ खड़े हों उसी तरह जैसे पहले उठे थे, और इंडिया क्या अभी जयशंकर उनका वज़ीर ख़ारिजा जो है वो अमेरिका का दौरा करके आया, वो ख़राबी पैदा करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी होश के नाखन लेने चाहिए और हुकूमत को भी, और अभी इनिशिएटिव लेना चाहिए। पॉलिटिक्स इनिशिएटिव का नाम है और बहुत अच्छी तजवीज़ है मौलाना फजलुर रहमान की, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फैसला करें। ठीक है, लेकिन सभी को एतमाद मिले और बहुत हिकमत की, बहुत दानाई की और बहुत होशमंदी की और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान पर जो अमेरिका का दबाव था अफगानिस्तान को लेकर हारून साहब और फौजी अड्डों को लेकर, क्या वो दबाव ख़त्म हो गया है या अभी भी कुछ हिस्सा उसका बरकरार है? और नहीं, दबाव नहीं ख़त्म हो सकता, वो मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ। अड्डों के लिए वो मुतालबा करते रहे, अड्डे कोई नहीं दे सकता। किसी का दिमाग चल गया कि अड्डे देगा उनको, ठीक अड्डे देगा तो वो उसका नतीजा क्या होगा। वो तो बड़ी कोशिश थी अमरीकियों। देखिए, अमरीकी जो कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, वो दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान पे कि अफ़गानिस्तान में हमारे वो डिलीवर करे पाकिस्तान। तालिबान पर सारा दबाव डाल, तालिबान पाकिस्तान के कोई मुलाजम हैं? वो पहले मुल्ला अमर कौन सी बात मानते थे पाकिस्तान की, चलिए पाकिस्तान ने इतनी मदद भी की थी। तो तालिबान कोई बात मानते है। दूसरा वो ये चाहता है अमेरिका, वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला हारून साहब इस पे बड़ी तफसील के साथ फिर बात करेंगे, माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया तो मच हारून साहब, मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।